गुड डे डियर स्टूडेंट्स। एमए प्रीवियस की इस क्लास में हम चर्चा कर रहे थे राजनीतिक आधुनिकीकरण पर। आज हम राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रतिमान या आयामों पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक आधुनिकीकरण के आयामों से हमारा अभिप्राय इस बात से है कि क्या सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक दृष्टि से आधुनिकीकरण का कोई निश्चित क्रम या प्रतिमान होता है। इस संबंध में हमें दो बातें ध्यान रखनी है। पहली, राजनीतिक आधुनिकीकरण का कोई सर्वमान्य या सर्वव्यापी प्रतिमान नहीं है। दूसरा, राजनीतिक आधुनिकीकरण का कोई अनुक्रमी प्रतिमान यानी इसके प्रतिमान का कोई निश्चित क्रम भी नहीं है। राजनीतिक आधुनिकीकरण का प्रतिमान विभिन्न देशों में अलग अलग है, इसलिए इसका कोई एक प्रतिमान नहीं दिया जा सकता। एडवर्ड सिल्स ने विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के आधार पर राजनीतिक आधुनिकीकरण के 5 मुख्य प्रतिमान प्रस्तुत किए हैं। ये हैं राजनीतिक लोकतंत्र, अभिभावकीय लोकतंत्र, आधुनिक अल्पतंत्र, सर्वाधिकारवादी अल्पतंत्र और परंपरावादी अल्पतंत्र। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजनीतिक लोकतंत्र पर। राजनीतिक लोकतंत्र राजनीतिक व्यवस्था की आधुनिकता के स्तर तक पहुंचने का संकेत है, यानी हम इसे आधुनिकीकरण का सर्वोत्तम प्रतिमान कह सकते हैं, जिसमें आधुनिकीकरण के सभी लक्षण कम या अधिक मात्रा में विद्यमान रहते हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण के इस रूप में शासन कार्यों में पर्याप्त जन सहभागिता देखी जा सकती है। यह शासन नागरिक शासन के नाम से भी जाना जाता है। इस व्यवस्था में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। पहला है सार्वभौमताधिकार द्वारा निर्वाचित सरकारें। यहाँ सरकारों का चयन सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव के माध्यम से होता है और चुनाव के माध्यम से संसद का निर्माण किया जाता है। दूसरा है राजनीतिक बहुदलीय व्यवस्था या बहुमत प्राप्त दल की सरकार। चुनाव के माध्यम से राजनीतिक दलों का अस्तित्व बहुमत प्राप्त करने के लिए होता है। जो राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त करेगा वह अपनी सरकार बनाएगा। यह एक संवैधानिक परंपरा के रूप में मान्य होता है। इसका तीसरा लक्षण है अल्प या निश्चित अवधि के लिए सत्ता। यहाँ सरकारों का अस्तित्व एक निश्चित अवधि के लिए होता है और पुनः निर्वाचन के द्वारा नई सरकार का गठन होता है। यह कार्य राजनीतिक सत्ता को स्वेच्छाचारी या सर्वाधिकारवादी होने से रोकने के लिए किया जाता है, जिसमें जनता को व्यापक लोकतांत्रिक अधिकार दिए जाते हैं। जनता राजनीतिक शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। राजनीतिक लोकतंत्र का चौथा लक्षण है सरकारों पर संवैधानिक नियंत्रण। राजनीतिक लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की जाती है, जो नागरिकों व संविधान के प्रति निष्पक्ष रहकर कार्य करने के लिए तत्पर रहती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का अस्तित्व हम कह सकते हैं यहाँ पाया जाता है। इसका अगला लक्षण है सरकार पर संवैधानिक नियंत्रण। राजनीतिक लोकतंत्र में सरकारों पर संवैधानिक नियंत्रण बना रहता है। जनता शक्ति की प्रतीक होती है और संविधान के द्वारा हर एक संस्था का कार्य निर्धारित, उसकी भूमिका का निर्धारण होता है। कोई भी संस्था अपने संवैधानिक दायरों से बाहर नहीं जा सकती।
जनता शक्ति का आधार मानी जाती है और प्रत्येक चुनाव के द्वारा वह इस शक्ति का प्रयोग करके संविधान सरकार पर नियंत्रण रखती है और सरकारें भी संवैधानिक दायरों को लांघ नहीं सकती। सामान्यतः यह प्रतिमान एंग्लो अमेरिकी देशों में पाया जाता है। आजकल विकासशील राष्ट्रों में भी इस प्रतिमान को प्राप्त करने की आकांक्षा बढ़ती जा रही है और राजनीतिक लोकतंत्र के लिए निम्नलिखित लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास की आवश्यकता है। राजनीतिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि विरोधी दल का प्रभाव और नियंत्रण बना रहे, लोकतांत्रिक साधनों में विश्वास बना रहे और नौकरशाही तटस्थ हो और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक है। इसी दशा में राजनीतिक लोकतंत्र आधुनिकीकरण का यह जो प्रतिमान है राजनीतिक लोकतंत्र वह अस्तित्व में बनाए रख सकता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण का दूसरा प्रतिमान है अभिभावकीय लोकतंत्र। अभिभावकीय लोकतंत्र आधुनिकीकरण का ऐसा प्रतिमान है जिसमें राजनीतिक लोकतंत्र की समस्त संस्थाएं विद्यमान होती है। इसमें कार्यपालिका पर्याप्त प्रभावी होती है, सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, निर्वाचित व्यवस्थापिका होती है, राजनीतिक दलों की शक्तियां सीमित होती है, प्रेस व जनमत निर्माण के साधन सक्रिय रहते हैं, नागरिक स्वतंत्रता पर आवश्यक प्रतिबंध लगे होते हैं। इसमें राजनीतिक नेताओं की लोकतंत्र में दृढ़ आस्था होती है। राजनीतिक लोकतंत्र का व्यवहारिक स्वरूप यहाँ बना रहता है, किंतु व्यवहार में संपूर्ण शक्तियां अभिभावकीय संरचनात्मक नेताओं में समान रहती है। विकासशील राज्यों में ऐसे प्रयत्न लोकतंत्र में निष्ठावान नेताओं द्वारा होते रहते हैं। यानी राजनीतिक अभिकर्ताओं की भूमिका यहाँ अभिभावक की तरह होती है और ये अभिभावक के रूप में समाज को और राजनीतिक व्यवस्था को आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का प्रयास करते रहते हैं। इनकी मान्यता रहती है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण से पूर्व आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का आना अनिवार्य है, किंतु ऐसा लोकतंत्र नहीं चल सकता क्योंकि अभिभावकीय नेता कालांतर में संवैधानिक मार्ग से हटकर सत्ता हथिया लेते हैं। विकासशील राज्यों में आधुनिकीकरण का राजनीतिक पक्ष इसलिए पिछड़ जाता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण का तीसरा प्रतिमान है आधुनिक अल्पतंत्र। यह राजनीतिक आधुनिकीकरण का ऐसा प्रतिमान है जिसमें संपूर्ण शासन सत्ता पर छोटे समूह का पूर्ण अधिकार होता है। यह वर्ग देश के आर्थिक एवं सामाजिक आधुनिकीकरण का पूर्ण पक्षपाती होता है और इस दिशा में प्रयास भी करता है। ऐसे अल्पतंत्र की स्थापना उन विकासशील देशों में हुई है जिनमें राजनीतिक लोकतंत्र का प्रयोग न केवल असफल रहा है वरन इसके कारण राजनीतिक अस्थिरता, तनाव, संघर्ष तथा आर्थिक अव्यवस्था भी उत्पन्न हुई है। इन देशों में राजनीतिक लोकतंत्र को राष्ट्रीय संकट उत्पन्न करने वाला माना जाता है और उसके विरोध में एक ऐसा अल्प वर्ग शासन पर अधिकार कर लेता है जो राजनीतिक लोकतंत्र के स्थान पर एक सत्तावादी राज्य की स्थापना को ठीक मानता है। ऐसे राज्यों में कई बार सहभागिता का राजनीतिक व्यवस्था पर घातक प्रभाव पड़ने लगता है। जनता अपने अधिकारों को निरपेक्ष मान लेती है जिससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
और इससे आधुनिकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। राजनीतिज्ञों द्वारा की जाने वाली धांधली से भी जनता परेशान हो जाती है। ऐसी अवस्था में आधुनिकीकरण का मार्ग अवरुद्ध पड़ जाता है और इस अवरुद्ध मार्ग को सक्रिय करने के लिए जनसाधारण सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। आधुनिक गणतंत्र ऐसी ही परिस्थितियों में ऐसे राज्यों में गुट तंत्र इन परिस्थितियों में सत्ताधारी बन जाते हैं। ये स्वार्थी लोगों के गुट या समूह नहीं होते, बल्कि संपूर्ण समाज का पुनर्गठन करने वाले लोगों का समूह होता है। ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक आधुनिकीकरण से अधिक आर्थिक व सामाजिक आधुनिकीकरण पर बल दिया जाता है। सामूहिक तानाशाही व्यवस्था यहाँ स्थापित हो जाती है, जो व्यक्तिगत तानाशाही का रूप धारण कर लेती है। किंतु कुछ निष्ठावान नेताओं को छोड़कर ये गुटतंत्र असफल ही रहा है। राजनीतिक आधुनिकीकरण का अगला प्रतिमान है सर्वाधिकारवादी अल्पतंत्र। राजनीतिक आधुनिकीकरण के इस आयाम में या इस आयाम का एक अलग ही अस्तित्व है। इसमें संगठनात्मक रूप से शक्ति होती है। इसमें शक्ति केंद्रीय स्तर पर रहती है। यह शक्ति के द्वारा ही सामाजिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित करता है। यह आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को प्राथमिकता देता है। सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में लोकतांत्रिक राजनीतिक आधुनिकीकरण की सभी संस्थात्मक व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। ऊपर से देखने में यह श्रेष्ठ प्रतिमान लगता है, किंतु राजनीतिक संरचनाएं यहाँ स्वतंत्र नहीं होती और वे स्वतंत्र कार्य भी नहीं कर पाती, जो राजनीतिक आधुनिकीकरण की एक पूर्व शर्त मानी जाती है। अतः यह संस्थात्मक व्यवस्था केवल औपचारिकता मात्र रह जाती है। राजनीतिक सक्रियता का केंद्र राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता होते हैं। यहाँ कोई राजनीतिक प्रतियोगी नहीं होता। यहाँ अपने प्रतिनिधियों का दमन कर दिया जाता है। इसमें राष्ट्रीयता सर्वश्रेष्ठ रूप में देखी जाती है। ये हिंसा और अनैतिकता का भी सहारा ले सकते हैं। यहाँ तानाशाही प्रवृत्तियां देखने में आती हैं। राजनीतिक संरचनाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण भी यहाँ नहीं होता। सर्वाधिकारवादी गुटतंत्र व्यवस्थाएं आधुनिक नहीं कही जा सकती। सर्वाधिकारी वर्गतंत्र के निम्न लक्षण होते हैं। पहला है सर्वाधिकारवादी राज्य में विश्वास। दूसरा है शासन का संचालन एक कठोर दल व्यवस्था द्वारा होता है। तीसरा, प्रशासक वर्ग की यहाँ श्रेष्ठता रहती है। चौथा, सत्तारूढ़ शासक वर्ग ही सत्ता का केंद्र होता है। अगला है, विरोध को कठोरता से दबाया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य ही राजनीतिक दल होता है। अगला लक्षण है, शासन की निर्वाचित प्रतिनिधि संस्थाएं केवल प्रभावहीन एवं विधि के शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका, उत्तरदायी शासन, जनमत निर्माण के स्वतंत्र शासन आदि का कोई खास महत्व नहीं होता। 20वीं सदी में सर्वाधिकारी अल्पतंत्र के दो रूप माने जाते हैं। पहला है दक्षिणपंथी यानी फासीवादी सर्वाधिकारवादी वर्गतंत्र और दूसरा है वामपंथी यानी कि साम्यवादी अधिकारवादी वर्गतंत्र। फिर भी विकासशील राज्यों में इनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। राजनीतिक आधुनिकीकरण का पांचवा प्रतिमान है परंपरावादी अल्पतंत्र। यह ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसका आधार परंपरागत धार्मिक विश्वासों पर आधारित
राजवंशीय शासन होता है। आधुनिक राजनीतिक आधुनिकीकरण का आधार पंथ निरपेक्षता, आधुनिक सामाजिक संरचना, राज्य कार्यों में वृद्धि आदि होता है, लेकिन परंपरागत अल्पतंत्र में ये सभी तत्व नहीं पाए जाते। यह अल्पतंत्र अपनी मूल प्रकृति से राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से मेल नहीं खाता। यह परंपरागत संस्कृति की रक्षा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का विरोध करता है, या कह सकते हैं ये पूरी तरह विरोधी होता है। इस तंत्र में आधुनिकीकरण की गति धीमी होती है, क्योंकि परंपरागत बंधनों से मुक्ति पाने की चेष्टा में राष्ट्र को आधुनिक बनाने के लिए परंपरागत रीति रिवाज लोगों की रूढ़िवादी प्रवृत्तियों से यहाँ जूझना पड़ता है। यह प्रतिमान लगभग अब समाप्त होने के कगार पर है। नेपाल और भूटान जैसे देशों में यह केवल एक औपचारिक रूप में रह गया है। परंपरागत अल्पतंत्र के मुख्य लक्षण इस प्रकार होते हैं। इस ऐसी व्यवस्था का विश्वास धार्मिक तथा रक्त संबंधी श्रेष्ठता के सिद्धांत पर होता है। यह परंपरावादी नैतिक सिद्धांत है। यहाँ शासक उत्तराधिकार से बनता है। यहाँ जनता के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप की नीति को अपनाया जाता है। यहाँ नए कानून कम से कम बनाए जाते हैं। राज्य का कार्य क्षेत्र यहाँ सीमित होता है। केंद्रीय सरकार की शक्ति सीमित होती है एवं सामाजिक समूहों के प्रति व्यक्ति निष्ठा रखते हैं। अतः इस अल्पतंत्र में आधुनिकीकरण के दर्शन न्यूनतम अवस्था में होते हैं। एडवर्ड सिल्स ने इन 5 प्रतिमानों का उल्लेख किया है और इन प्रतिमानों से स्पष्ट है कि विश्व की सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं कम या अधिक मात्रा में राजनीतिक आधुनिकीकरण की ओर उन्मुख हो रही है। निष्कर्षतः राजनीतिक आधुनिकीकरण का कोई निश्चित प्रतिमान नहीं है। इसके उतने ही प्रतिमान हो सकते हैं जितनी की राजनीतिक व्यवस्थाएं। राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रतिमानों का यह बिंदु हमारा यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।